हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। आगे बढ़ते हैं। वन डे पूजू वॉज eagerly वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर ईयर्स। यानी पूजू किसका वेट कर रहे थे? अपने ग्रैंड पेरेंट्स का वेट कर रहा था क्योंकि वो बहुत सालों बाद टाउन शहर में आने वाले थे। ही वॉज इन द रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप। और वो उन्हें लेने के लिए बस स्टॉप गया था। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। वो दौड़ के गया और जल्दी ही बस स्टॉप पे पहुंच गया। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली। और जब हम भी दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी सांसें काफ़ी तेज़ी से चलने लगती है। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट। तो उनकी दादी ने पूछा कि तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से सांसें क्यों ले रहे हो? बूझो ने कहा कि हाँ, मैं दौड़ता हुआ यहाँ तक आया। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वॉन्डर्ड वाई रनिंग मेक्स द पर्सन ब्रीथ फास्टर। लेकिन एक क्वेश्चन उसके दिमाग में अटक गया। उसने सोचा कि जब हम दौड़ते हैं, चाहे कोई पर्सन दौड़ता है, तो उसकी सांसें तेज़ी से क्यों चलने लगती हैं? द आंसर बोझोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ फास्ट, वाई वी ब्रीथ। और उसका आंसर किस में है कि हम क्यों सांस लेते हैं, इस चीज़ में ही उसका आंसर मिल जाएगा। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जो ब्रीदिंग है वो क्या है, किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। टॉपिक 6.1 वाई डू वी ब्रीथ, सॉरी वाई डू वी रेस्पायर। तो चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। यानी सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट्स यानी सेल से बने होते हैं। उसे हम सेल कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम सेल से कहते हैं। उसी से हमारी बॉडी बनी होती है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म बना होता है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो सेल होता है सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और फंक्शनल यूनिट होती है। ईच सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। और जो हर एक सेल होता है बॉडी में, ऑर्गेनिज्म में, वो कुछ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड एनर्जी। और ये सब काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको एनर्जी चाहिए। और जब हम खाते हैं, व्हेन वी ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी। और जब हम खुद भी खाना खा रहे हैं या फिर सो रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उस समय भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? लेकिन ये सब एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? क्या आप वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? और इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं कि मतलब आपको खाना टाइम पे खाना चाहिए। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। फूड में क्या होता है कि स्टोर किया हुआ एनर्जी होता है विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और जो कि जब हमारी बॉडी रेस्पिरेशन करती है तब वो रिलीज होती है उसमें से। तो देयर फोर ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो इसीलिए जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड से एनर्जी को निकालने के लिए, लेने के लिए ही रेस्पिरेशन करती हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है हमें कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन जो हमारे चारों तरफ जो एयर प्रेजेंट है हम उसमें से लेते हैं। हम जो एयर ब्रीद आउट करते हैं, बाहर जो हम सांस छोड़ते हैं, तो वो निकलता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो द एयर वी ब्रीथ इज, जो हमने सांस लिया अंदर एयर, ऑक्सीजन जो हमने लिया, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऑल बॉडी पार्ट्स, सारे बॉडी पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। और अल्टीमेटली वो हर एक बॉडी के सेल में पहुंच जाता है। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। यानी ऑक्सीजन किस में मदद करता है? फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जब ये प्रोसेस होता है किसी भी सेल में कि एनर्जी का रिलीज होना ऑक्सीजन की हेल्प से, तो उसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ एन ऑल ऑर्गेनिज्म। और जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो हर एक सभी ऑर्गेनिज्म के सेल में होता है।
इन द सेल द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो फूड हमने इंटेक किया है, ग्लूकोज जो हमने इंटेक किया है, वो किस चीज़ में टूटता है? जब वो ब्रेक किया जाता है सेल में, तो वो किन चीज़ों में टूटता है? तो वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, यूजिंग ऑक्सीजन, और उस समय ऑक्सीजन का प्रेजेंस वहाँ पे होता है। When the breakdown of the glucose occur in the use of oxygen, it is called aerobic respiration. और जब ये ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस टर्म को आपको ध्यान में रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, और ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा, तभी भी होगा विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। तो दिस इज जहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन होता है, विदाउट ऑक्सीजन होता है, तो उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी, जब फूड टूटता है तो हमें क्या मिलती है? तब एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे ग्लूकोज लिया हमने, उसको ब्रेक डाउन करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगी, 3 चीज़ें। ठीक है। You should know that there are some organism such as yeast that can survive in the absence of air. हमने yeast, जैसे हमें कभी बैटर बनाना होता है इडली का, तो हम उसमें yeast डालते हैं क्योंकि फर्मेंटेशन को फास्ट करने के लिए। तो वो जो होता है yeast जो है, ईस्ट कैन सर्वाइव, ईस्ट जो होता है वो सर्वाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के, तो दे आर कॉल्ड एनारोब्स, और उसे हम कहते हैं एनारोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उनको एनर्जी मिलती है कहाँ से? एनारोबिक रेस्पिरेशन से उनको एनर्जी मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू, अब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तब वहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगा और उसमें जो ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होगा, वो किस में होगा? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में होगा, और उसमें भी एनर्जी का रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो होगा अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ब्लू बॉक्स देखते हैं। ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो आपने ऊपर ईस्ट देखा, जो एनारोबिक एनारोब्स जिसे हम कहते हैं, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, और वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं, और वो वहाँ पे जो हमें यील्ड मिलता है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, वो होता है अल्कोहल। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर, और इसीलिए उससे हम क्या बनाते हैं? वाइन और बियर बनाते हैं। आगे पढ़ते हैं। आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली, यानी हमारी जो मसल्स हैं, मसल सेल्स जो हैं, वो भी बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर कर सकते हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए। व्हेन देयर इज़ अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब ये क्या करता है? एनारोबिकली रेस्पायर करता है। During heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours और heavy weight lifting, the demand for energy is high. जब हम इस तरह का एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्पोर्ट्स कोई खेलते हैं, वॉक करते हैं, हाँ ठीक है, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की, हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज़ लिमिटेड, लेकिन सप्लाई, ऑक्सीजन का जो सप्लाई अंदर जाना चाहिए वो लिमिटेड है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, और इसीलिए एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी सेल्स में क्या होता है कि एनारोबिक, बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन होता है। जैसे कि जब बिना ऑक्सीजन के जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होगा, तो जो ग्लूकोज है एनर्जी देने के लिए उसका ब्रेक डाउन कैसे होगा? तो हमें क्या मिलता है उस समय? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है प्लस एनर्जी होगा। ठीक है, ये होगा इन एब्सेंस या फिर डेफिशिएंसी जहाँ पे होगी
ऑक्सीजन की प्रेजेंट, ठीक है, कमी होगी वहाँ पे। आगे देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन शुरू हो जाता है। तो द क्रैम्प अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली, और ये क्रैम्प जो है इसीलिए होता है जब हमारी बॉडी एनारोबिकली रेस्पिरेशन करता है। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, और जो पार्शियल ब्रेक डाउन हुआ है ग्लूकोज का, वो कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हुआ है ग्लूकोज का, पार्शियली वो ब्रेक डाउन हुआ है एनर्जी देने के लिए बॉडी को, तो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प, और जो हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड को जो एक्यूमुलेट कर लेती है उसी से हमें मसल्स क्रैम्प यानी मसल्स में पेन शुरू हो जाता है। व्हेन वी रिलीव फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज, और हम क्या करते हैं, जब हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर मसाज करते हैं तो वो क्रैम्प जो है रिलीज हो जाता है, हमें रिलीफ मिलता है। कैन यू गेस वाई इट इज सो, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज जो है ब्लड के सर्कुलेशन को क्या करती है, इम्प्रूव करती है हमारी बॉडी में। एज अ रिजल्ट जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज, और इसीलिए मसल सेल्स में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। तो द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द लैक्टिक एसिड, और इस तरह से जब ऑक्सीजन उनको कम्प्लीटली मिलने लगता है तो वो जो लैक्टिक एसिड जो पार्शियली ब्रेक डाउन हुआ है ग्लूकोज का, वहाँ पे वो लैक्टिक एसिड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। तो इस तरह से जब जो ग्लूकोज है वो जिसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है तब हमें मिलता है प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड टॉपिक है हमारा ब्रीदिंग। क्लोज योर नोस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच, यानी आप अपने नाक को बंद करिए और माउथ को भी टाइटली बंद करना है और आपको वॉच की तरफ देखना है। फोर्सफुली नहीं करना है आपको, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको तुरंत ये एक्टिविटी बंद कर देना है। वॉट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, कुछ समय अगर आप कर सकते हैं तब आप क्या करेंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं ये सोचना है। वाई लॉन्ग हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप योर बोथ ऑफ देम क्लोज्ड, और आप कितनी देर के लिए अपने मुंह और नाक को बंद करके रख सकते हैं। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, यानी फिर से आपको ये टाइम भी नोट करना है कि आप कितनी देर के लिए अपने नोज़ को बंद करके रख सकते हैं। सो नाउ you know that we cannot survive for long without breathing, और आप नोट करेंगे कि आप ज़्यादा समय के लिए बिना सांस लिए नहीं रह सकते। ब्रीदिंग का मतलब है एयर जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे हम इनहेल करते हैं, ये, और फिर एयर जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम एक्सहेल यानी बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और यहाँ किसकी हेल्प से करते हैं हम, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से ऐसा होता है। टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, और जो एयर ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं बॉडी में, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं तब उस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। और गिविंग आउट द एयर रिच इन, और जो बाहर हम हवा निकालते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गो ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन एयर इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट, और एक पर्सन अगर जितनी भी देर में वो ब्रीद करता है, जितनी देर में वो नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ, जितनी बार हम एक मिनट में ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, ब्रीदिंग रेट हो जाता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली, और मतलब ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इनहेलेशन, ब्रीदिंग का मतलब है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बोथ, ठीक है। अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का मतलब है एक बार एयर को अंदर लेना और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, तो ये है एक ब्रीथ, ठीक है। वुड यू देखते हैं, वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट? Do you want to know whether it is constant or
It changes according to the requirement of the oxygen by the body. Let us find out by doing following activity. तो जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग, ठीक है, हमें पता नहीं चलता, वो कंटिन्यूसली प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, हमें करना नहीं पड़ता वो। तो हाउ एवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने ब्रीदिंग रेट को काउंट कर सकते हैं। ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली, आपको नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, आपने कितनी बार सांस अंदर लिया और कितनी बार बाहर निकाला। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सेल, मतलब जितनी बार आपने इनहेल किया उतनी ही बार आपने एक्सेल किया। नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, यानी एक ब्रीथ यानी एक इन एंड आउट को आप काउंट करेंगे, वन ब्रीथ उसको काउंट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका ब्रीदिंग रेट मिल जाएगा। आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग, record your breathing rate as soon as you finish and also complete rest. टेबुलेट योर फाइंडिंग, उसके बाद आपको टेबल के फॉर्म में सबको फिल करना है। योर ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन, आप मतलब जब दौड़ रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तब आपका ब्रीदिंग रेट क्या है, और जब नॉर्मल कंडीशन में आपका ब्रीदिंग रेट क्या है। इस एक्टिविटी से हमें रियलाइज़ होता है कि जब एक पर्सन कोई पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, जब वो फास्ट ब्रीदिंग करता है तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एज अ रिज़ल्ट मोर ऑक्सीजन इज़ सप्लाइड टू अवर सेल, और ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल को पहुंचाया जाता है। इट इज़ स्पीड ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, और इससे हमारा क्या है कि ब्रेक डाउन, फूड का ब्रेक डाउन भी फास्ट होता है। एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, और उसमें एनर्जी रिलीज होती है। डज दिस एक्सप्लेनेशन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, और इसीलिए जब आप खेल कर आते हैं, ग्राउंड से आते हैं, तब आपको क्या लगता है, भूख लगती है। इसीलिए जब हम फिजिकल एक्टिविटी जब करते हैं तब हमारा क्या होता है कि डाइजेशन या फिर फूड जो है आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है। When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? जब आपको क्या नींद आती है, जब आप बैठे हैं पढ़ रहे हैं और आपको नींद आ रही है, तब क्या होता है, तब आपका क्या होता है कि डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट, तब हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो स्लो हो जाता है। तो डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे उससे पहले हम एक जो ब्लू बॉक्स है उसे देखते हैं। ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट, यानी 15 से 18 टाइम्स तक हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है और वो 25 टाइम्स हो जाता है एक मिनट में। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली वी डू ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रेथ एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। तो हम ब्रीदिंग रेट ही नहीं बढ़ता है हमारा, उस समय हम क्या करते हैं, हम डीप ब्रीदिंग भी करते हैं, हम गहरी सांसें लेते हैं, और इस तरह से हमारे अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उसको देखते हैं। फिगर 6.3 शोज द वेरियस एक्टिविटी कैरीड आउट बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ, स्लीपिंग, वॉकिंग, रनिंग और प्लेइंग, यू कैन से स्टडिंग, और ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरियस जो जो अलग अलग एक्टिविटी में हमारा ब्रीदिंग रेट जो होगा वो डिफरेंट होगा। द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी फास्टर, किस केस में सबसे स्लो होगा और किस केस में फास्ट होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। Assign the number to the picture in order to breathing rate of the breathing according to your experience. Next topic देखते हैं, how do we breathe, हम कैसे सांस लेते हैं। Let us now learn about mechanism of breathing, यानी अब हम mechanism breathing के बारे में पढ़ते हैं। Normally we take in air through our nostril, नाक से हम सांस लेते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो वो एयर जो है हमारे नोस्ट्रिल से नोजल कैविटी में जाता है। व्हेन द नोजल कैविटी इन द एयर रीचेज आवर लंग, जो हमने नाक से नोजल कैविटी से हमने जो एयर लिया है वो हमारे लंग्स में पहुंचता है विंड पाइप के थ्रू।
लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, और लंग्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारा चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। ये दिस कैविटी इज सराउंडेड, और ये जो कैविटी हमारा रिब्स से सराउंडेड होता है दोनों साइड में। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, और चेस्ट कैविटी के नीचे डायफ्राम होता है, एक मस्कुलर शीट है हमारा जो कि सपोर्ट करता है लंग्स को। एंड ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज, और ब्रीदिंग में क्या होता है? डायफ्राम और रिब्स में भी, रिब केज में मूवमेंट शो होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी रिब्स जो है ऊपर की तरफ उठती है, एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है। एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और डायफ्राम कहाँ? नीचे की तरफ चला जाता है। अपोजिट मूवमेंट दोनों शो करते हैं। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस द स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, और डायफ्राम जब नीचे जाता है तो हमारी चेस्ट कैविटी में क्या स्पेस बढ़ता है, एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स, और एयर जो है लंग्स में पहुंचता है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, अब क्या होगा फिर? जो एयर हमने इनहेल किया है वो लंग्स में फिल हो जाएगा। ड्यूरिंग एक्सेलेशन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो रिब्स मूव, जो रिब्स है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करती है, एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ। वाइल डायफ्राम जो है मूव करता है अप, ऊपर की तरफ, इट्स फॉर्मर पोजीशन। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट, और इससे क्या होता है? हमारे चेस्ट कैविटी का साइज जो है स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड एयर इज पुश्ड आउट, और वो क्या होता है? एयर जो है हमें बाहर की तरफ निकल जाता है, पुश्ड आउट, बाहर की तरफ निकाला जाता है। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजिली, ये मूवमेंट आप आसानी से फील कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, आप एक गहरी सांस लीजिए। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, और अपना जो पाम है वो एब्डोमेन पे रखना है। कीप द मोमेंट ऑफ द फील द मोमेंट, और एब्डोमेन का मोमेंट फील करिए आप। व्हाट डू यू फाइंड, क्या फाइंड करेंगे? आफ्टर हैविंग लर्नड दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग में क्या होता है? देयर इज अ चेंज इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन, कभी कभी आसपास हो सकता है कि आप चेस्ट को कितना आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आपके साइज कितना बढ़ सकता है एक्सपेंशन के बाद, उसका भी कंपटीशन आपने सुना होगा। एवरी वन कैन boasting that she or he could expand it maximum, और सभी को लगता है कि हम सबसे ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट, और इस एक्टिविटी को आप क्लास में भी कर सकते हैं। यहाँ ब्लू बॉक्स को देख लेते हैं। स्मोकिंग डैमेजेस लंग, जब कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, सिगरेट, बीड़ी, इन सबको, इनका धुआं जो इनहेल करता है, स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग इज ऑल्सो, इससे क्या होता है? हमारा लंग्स जो है डैमेज हो जाता है, ठीक है, हार्मफुल होता है ये हमारे लंग्स के लिए। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर, और स्मोकिंग से कैंसर भी हो सकता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, और इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और या तो एक बात और है कि जब कोई पर्सन, कोई भी, वैसे तो पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग बैंड कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो स्मोकिंग करता है तो आपको उसके आसपास नहीं बैठना है, क्योंकि आप, क्या होगा कि वो स्मोक जो है आपकी लंग्स में भी जा सकता है, ठीक है। तो आप पैसिव, एक तरह से पैसिव स्मोकिंग कर सकते हैं। तो वो आप, अगर आप फिजिकली अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तभी भी आपके, अगर आप किसी स्मोकर के साथ रहते हैं तब वो आपको भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये हमारे दिखाया गया नज़ल पैसेज, नाक का जो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, उसके नीचे हमारा ओरल कैविटी को दिखाया गया, माउथ का। यहाँ फारिंक्स, ये जो नोजल कैविटी का नीचे का पोर्शन है, ट्रैकिया, लंग्स देखिए रिब केज से कैसे प्रोटेक्ट किया गया है, रिब्स दिखाया गया है हमें, और ये नीचे ये मस्कुलर पार्ट जो है हमारा डायफ्राम दिखाया गया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये जो डायग्राम है
इम्पॉर्टेंट होता है और इसकी लेबलिंग भी आपको आनी चाहिए, तो इसे आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देखते हैं ब्लू बॉक्स। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल। जो हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है आसपास, उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जैसे कि स्मोक हो गया, डस्ट है, पॉलेंस है, एट्सीट्रा। व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, ये पार्टिकल जो है हमारे नाक में जो हेयर प्रेजेंट है उसमें ट्रैप हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। हाउएवर, और इस तरह से हम सिर्फ एयर ही अंदर इनहेल करते हैं। हाउएवर समटाइम्स दिस पार्टिकल मे गेट पास्ट द हेयर इन द नजल कैविटी, यानी कभी कभी हो सकता है कि ये हेयर्स को भी पास करके अंदर चले जाएं। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, और इससे क्या होगा, हमारे कैविटी के लाइनिंग में इरिटेशन होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, और इसीलिए हम क्या करते हैं, छींक आती है ना हमें, डस्ट जब पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं, तो स्नीजिंग एक्सपेल दीज फॉरेन पार्टिकल्स। और फिर से क्या होता है, फिर से जो अंदर डस्ट जाने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो फिर से स्नीजिंग के द्वारा वो बाहर आ जाता है। तो आप ये खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब आप घर की डस्टिंग करते हैं या फिर डस्टिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं या फिर क्लीन करते हैं, तो क्या होता है, तब आपको स्नीजिंग आती है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल है वो आपके नाक के अंदर जाने की, नज़ल कैविटी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको क्या होता है, वहाँ पे नज़ल कैविटी के लाइनिंग में इरिटेशन होता है और आप स्नीज करते हैं। ठीक है, तो इनहेल एयर डस्ट एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर। इसी तरह से जब स्नीजिंग होता है तो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाता है और हम सिर्फ क्लीन एयर ही अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। टेक केयर, इसमें देखिए, when you sneeze you should cover your nose so that the foreign particles you expelled are not inhaled by other person। यानी इसीलिए कहते हैं जब आप स्नीजिंग करते हैं तो आपको अपने नाक को कवर कर लेना है, ताकि जो आपके नाक से जो डस्ट आई है बाहर, वो किसी दूसरे पर्सन इनहेल ना कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं 6.4। टेक अ डीप ब्रेथ, आपको गहरी सांस लेनी है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप, फिर गहरी सांस लेके आपको चेस्ट का साइज को मेज़र करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 6.2 टेबल में उसको रिकॉर्ड करना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेटेड विच क्लास में शो द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। यानी ये एक्टिविटी है जो आप अपनी क्लास में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्सपेंशन जब हमारा चेस्ट का होता है तो डायफ्राम कहाँ मूव करता है। इनहेलेशन जब हम करते हैं तब डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ डायरेक्शन होता है, उसका नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये देखिए डाउनवर्ड दिखाया गया है इसमें। जब हम इनहेल कर एक्सेलेशन, सॉरी ये तो इनहेलेशन का केस हो गया पहला, जिसमें डायफ्राम जो है डाउनवर्ड मूव करता है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ मूव करता है एक्सेलेशन में। ठीक है, तो इसमें वाई शेप। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 6.5। टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक का बॉटल लेना है। रिमूव द बॉटम, उसका बॉटम को आपको निकाल देना है। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, एक ट्यूब लेनी है जिसका शेप वाई की तरह हो। एंड मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। बॉटल के ढक्कन में आपको एक होल करना है ताकि वो जो आपने ट्यूब लिया है वो पास कर सके। एंड टू द फॉग्ड जो जहाँ पे वाई बना है, फिक्स टू डिफ्लैटेंट बलून्स। ठीक है, 2 बलून दोनों तरफ टाई कर देना है। एंड इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल as shown in the figure 6.7. Now cap the bottle, seal it to make it airtight. To the open base the bottle, tie a thin rubber and plastic sheet using a large rubber band। आगे देखते हैं, देखिए पिक्चर, इस तरह से आपको ये बनाना है। ठीक है, तो प्लास्टिक की बॉटल लिया है, पाइप कनेक्ट किया वाई शेप में इस तरह से, और दोनों तरफ बलून को टाई किया हुआ है। फिर रबर शीट लगाई गई है और उसको फिर से नीचे से कवर कर दिया गया है।
तो ये बन गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। To understand the expansion of lungs, pull the rubber sheet from the base downward and watch the balloons. Next, push the rubber band plastic sheet up and observe the, इस तरह से अप डाउन मूवमेंट करके आपको ये देखना है कि लंग्स जो बलून्स में कैसा मूवमेंट शो हो रहा है। तो व्हाट डू बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट? बलून्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड रबर शीट रिप्रेजेंट्स, रबर शीट जो है डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो कैसे हो रहा है। व्हाट डू वी ब्रीद आउट? हम क्या बाहर, जो भी हम सांस लेते हैं तो कुछ एक्सहेल करते हैं, तो वो क्या होता है? टेक अ cylinder, clean test tube or a glass plastic bottle, make a hole in its lid में एक होल करना है, fix the bottle, pour some freshly prepared lime water, उसमें क्या डाल देना है? लाइम वाटर को डालना है in the test tube, insert the plastic straw through, प्लास्टिक की स्ट्रॉ डालनी है थ्रू द होल ऑफ द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप इन द लाइम वाटर, और इस तरह से कि वो लाइम वाटर तक जाए। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ फॉर अ फ्यू टाइम्स, आपको क्या करना है कि उसमें तो धीरे धीरे फूंक मारनी है आपको। इज देयर चेंज इन द अपेयरेंस ऑफ द लाइम वाटर? तो आपने जो लाइम वाटर लिया है तो क्या उसके अपेयरेंस में कोई चेंज आया है? कैन यू एक्सप्लेन द चेंज ऑन द बेसिस ऑफ? अब हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जब लाइम वाटर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो क्या हो जाता है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो यू आर अवेयर दैट एयर वी, अब हमें पता है कि जो हम एयर एक्सहेल कर रहे हैं वो क्या है? एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। एंड व्हाट डू वी एक्सहेल? सॉरी, जब हम एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं या फिर एक्सहेल कर रहे हैं, कहाँ से हम कर रहे हैं? जो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है तो वो तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, लेकिन जो हम इनहेल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन होता है और जो हम एक्सहेल कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विद इट? यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर, जब आप मिरर पे एक्सहेल करते हैं अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर, तो उसके साथ क्या आता है? और मॉइस्चर होता है हमारे ब्रीथ में। तो मॉइस्चर अपीयर्स ऑन द सरफेस फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम? तो ये ड्रॉपलेट्स आते कहाँ से हैं? यहाँ पे देखिए ब्लू बॉक्स, ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जैसे प्राणायाम करते हैं हम, तो वो जो होती है हमारी कैपेसिटी जो होती है लंग की वो बढ़ाता है, उससे हम और ज़्यादा एयर इनटेक कर सकते हैं। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी, इसीलिए तो हमारी बॉडी के सेल्स में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, रिजल्ट इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। और हम क्या फील करेंगे? जब हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगी तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रॉ से देखिए, लाइम वाटर लेके उसमें स्ट्रॉ से फूंक मारना है। तो एक्सहेल, इफेक्ट ऑफ द एक्सहेल एयर इन द लाइम वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर। यहाँ पे लंग्स है, इनहेल्ड एयर 21% ऑक्सीजन, एंड जब हम यहाँ पे देखिए और इस तरह से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सहेल्ड एयर 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। Animals such as elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, snake, birds have lungs in their chest cavity like human beings. ठीक है, तो however do other animals organism breathe? कैसे जो है दूसरे animals breathing करते हैं? Do they also have lungs like those of the human beings? क्या उनके भी lungs होते हैं? तो यहाँ पे देखिए कॉकरोच के बारे में दिया हुआ है। A cockroach has a small opening on the sides of its body. कॉकरोच के बॉडी के साइड में ओपनिंग होता है। अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, और बाकी जो इंसेक्ट हैं उनके भी ओपनिंग होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पायरिकल्स। तो ओपनिंग को क्या बोलते हैं? स्पायरिकल्स बोलते हैं। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैचिया। ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जिसको इंसेक्ट में, जिसे हम ट्रैचिया बोलते हैं। ये होता है उनका गैसेस एक्सचेंज के लिए। ऑक्सीजन रिच एयर रश्ड थ्रू स्पायरिकल्स into the trachea tube, diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body। यानी ऑक्सीजन जो होता है, एयर जो वो ब्रीथ करते हैं अंदर, तो वह एयर जो है रस्ट करता है। हम ऑक्सीजन रिच एयर जो ओपनिंग होती है उसके थ्रू जो एयर एंटर करता है उनकी बॉडी में, तो ऑक्सीजन रिच जो एयर होता है वो स्पाइरल से होते हुए, ट्रैचिया ट्यूब से होते हुए डिफ्यूज़ हो जाता है बॉडी टिश्यू में और उनके बॉडी के हर एक सेल में पहुंचता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू ट्रैकियल ट्यूब्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी ट्रैकियल ट्यूब से होते हुए मूव्स करता है थ्रू आउट द स्पाइरल से होते हुए ओपनिंग के थ्रू, साइड्स ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। These air tubes and trachea are found only in insect and not in any other group of animals। और ये जो ट्रैकिया है और these air tubes हैं, उनको स्पायरिकल्स हैं, ये सिर्फ इंसेक्ट में पाया जाता है और दूसरे एनिमल्स में नहीं पाया जाता। तो आप देख सकते हैं जो स्पायरिकल्स ट्यूब्स और ट्रैकिया का पिक्चर दिया हुआ, ट्रैकियल सिस्टम जो कॉकरोच का है या फिर किसी भी इंसेक्ट में आप देख सकते हैं इसे। अर्थवॉर्म, नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ द क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीद थ्रू देयर स्किन्स। जो अर्थवॉर्म होता है वो अपनी स्किन से ब्रीदिंग करता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील मॉइस्ट एंड स्लीमी ऑन टचिंग। जब हम उसको अर्थवॉर्म के बॉडी को या फिर उसके स्किन को टच करते हैं तो हमें कैसा लगता है? मॉइस्ट लगता है हमेशा। एंड गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम, और उसकी स्किन से ही क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। द फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, और फ्रॉग का क्या होता है? लंग्स होता है जैसे हमारे पास है। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, लेकिन वो अपने स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं, विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। वो उनका स्किन भी कैसा होता है? मॉइस्ट होता है और स्लिपरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग अंडर वाटर। पानी के अंदर कैसे ब्रीदिंग होता है? तो ब्रीदिंग अंडर वाटर कैन बी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर। क्या हम वाटर के अंदर रह के सर्वाइव कर सकते हैं, ब्रीद कर सकते हैं? तो देयर आर ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वाटर में रहते हैं और वो सर्वाइव करते हैं वाटर में। तो यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो फिश है वो ऑक्सीजन कैसे लेती है? गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करती है, और फिश हेल्प देम टू, गिल्स जो है फिश का वो उनको ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व, जो वाटर में जो डिसॉल्व है ऑक्सीजन उसको वो गिल्स के थ्रू यूज़ करती हैं। गिल्स जो है एक प्रोजेक्शन है उनके स्किन का। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग, और आपको लगता होगा कि गिल्स कैसे हेल्प कर सकता है ब्रीदिंग में। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, और गिल्स में उनके ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी होती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे गिल्स का पिक्चर दिखाया गया है, ब्रीदिंग ऑर्गन इन फिश। तो ब्रीदिंग ऑर्गन फिश के अंदर क्या होता है? उसका गिल्स होता है। तो डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? तो लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। एज यू हैव लर्न इन क्लास 6, तो वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं? दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड in the cell। Oxygen is used to break down the glucose into carbon dioxide and water as in other organism। In plant, each part of can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide। You have already learnt in chapter 1 that leaves जो है प्लांट में उसमें टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि गैसेस के एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के थ्रू अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं।
Like all the other living cell of the plant, the root cell also need oxygen. Roots को भी क्या ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू जनरेट एनर्जी। एनर्जी को जनरेट करने के लिए रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल्स के बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें एयर प्रेजेंट होता है, और वहीं से वो रूट्स जो है अपना ऑक्सीजन लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सॉइल पार्टिकल दिखाया गया है और रूट दिखाया गया, तो रूट हेयर दिखाया गया। रूट एयर स्पेस है बीच बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, तो यहाँ से ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो रूट एब्जॉर्ब्स एयर फ्रॉम द सॉइल, पिक्चर से दिखाया गया। नेक्स्ट, कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? अगर हम किसी भी पौधे में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा? अगर हम ज़्यादा ओवर वाटर कर देंगे तो उनके बीच में जो स्पेस होगा वो ख़त्म हो जाएगा, एयर स्पेस नहीं रहेगा मिट्टी में, सॉइल में, और फिर प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। In this chapter, you learned that respiration is vital biological process. Respiration क्या है? एक बहुत ही बड़ा biological process है। All the living organism need to respire to get energy needed for survival. और सारे living organism को respiration करने के लिए respiration करते हैं ताकि वो energy मिल सके उनको सर्वाइवल के लिए। अब यहाँ पे कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, डायफ्राम, एक्सहेलेशन, गिल्स, लंग्स, इनहेलेशन, स्पाइरिकल्स, ट्रैचिया, रिब्स। समरी देख लेते हैं। रेस्पिरेशन जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल होता है। इट रिलीजेस, इससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है फूड से। ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और फिर एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का हर एक सेल में होता है, हर एक सेल में होता है ऑर्गेनिज्म के। जो फूड हम अगर ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से तो उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब ये ब्रेक डाउन होता है विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन तो उसे हम कहते हैं, ऐसे रेस्पिरेशन को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हम हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है और हमारे मसल्स में क्रैम्प हो जाता है, उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन उसका जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है ग्लूकोज का, और फूड इसे तब वहाँ पे क्या होता है? एनारोबिक इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंचता है और कंप्लीट जो होता है ब्रेक डाउन उसका नहीं हो पाता है ग्लूकोज का, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ब्रीदिंग इन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग भी जो है रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। जब हम ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो एक्सचेंज, गैसेस के एक्सचेंज करने का जो सिस्टम है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा लंग्स एक्सपेंड कर जाता है, और जब हम एंड देन कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है जब हम एक्सेल करते हैं। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। एनिमल्स जैसे कि काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, वो सब का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, एंड जो प्रोसेस होता है उनमें ब्रीदिंग का वो सिमिलर होता है हमारे ह्यूमन के जैसे ही। अर्थवर्म जो है अपने गैसेस का एक्सचेंज जो अपने स्किन से करता है, मॉइस्ट स्किन रहती है उसकी। इन द फिश जो है गिल से रिस्पायर करते हैं, और जो इंसेक्ट है वो ट्रैचिया से रिस्पायर करते हैं। इन अ प्लांट रूट टेक्स, जो प्लांट है वो एयर कहाँ से लेता है? एयर लेता है सॉइल में जो एयर स्पेस प्रेजेंट है वहाँ से एयर लेता है। लीव्स हैव टाइनी पोर्स, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से करते हैं? लीव्स से, जहाँ पे कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, थ्रू विच दे एक्सचेंज गैसेस। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्लांट सेल इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द अदर लिविंग बींग्स। और इसी तरह से प्लांट में जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो भी बाकी लिविंग बींग्स में जैसे होता है वैसे प्लांट्स में भी होता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा टीचिंग का जो मेथड है, समझाने का जो तरीका अगर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आपको मेरा लेक्चर कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।